हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि इंडिया ने किया है और कुछ शेयर मार्केट के बारे में। तो चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं इंडिया ने आज क्या क्या किया। तो इंडिया ने सबसे पहले बड़ा काम किया है, जब हम लोग अपना धनतेरस मना रहे थे तो भारत ने भी अपना धन जो कीके में पड़ा हुआ था वहाँ से मंगा लिया है। जी हाँ, 102 टन सोना जो है गोल्ड, वो हम इंडियन गवर्नमेंट ने यूके से मंगा के वापस इंडिया में ले लिया है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने करीब मई में, आप सुना होगा, करीब 100 टन सोना मंगाए थे। तो अभी 100 टन मई में आया था और अभी आ गया है 102। तो रिसेंट टाइम में ही करीब 202 टन सोना इंडिया में वापस आ गया है। तो अब जानेंगे हम लोग कि ये इतना खास क्यों है। तो इतना खास इसके लिए कि इसको बहुत ही सीक्रेटली मंगाया गया है। एक अलग से एक एयरक्राफ्ट मंगाया गया, पूरी सीक्रेसी मेंटेन की गई, किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी कि हम सोना लेके आ रहे हैं, और हम सोना लेके वापस इंडिया में आ भी गए हैं। तो आप अगर जानना चाहेंगे तो मार्च 2022 तक जो इंडिया की टोटल होल्डिंग सोने की थी वो करीब 760 टन थी, लेकिन इंडिया में सोना केवल 295 टन था। मतलब हमारी जो होल्डिंग थी वो थी 760 और इंडिया में केवल 295। मोर देन 50% सोना हमारा बाहर ही रखा हुआ था। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, अपना सोना अपने देश लेके आ रही है। ये एक अच्छा स्टेप है। और इसके अलावा हम लोग सोना बाहर से भी बाई कर रहे हैं। तो एज ऑन डेट अगर हम देखेंगे तो अभी करीब हमारे पास 854 टन का रिजर्व है गोल्ड का। जो टोटल होल्डिंग हमारी है 854 टन का है, और उसमें से हम लोग करीब 510 टन सोना अपने देश में लेके आ चुके हैं। तो अब जो रेशियो पहले था, मोर देन 50% हमारा आउटसाइड था, अब हम लोग 50% से क्रॉस कर चुके हैं। अब हमारा 50% से ज़्यादा सोना इंडिया में ही है। तो जानते हैं और क्या हो सकता है। 324 टन का जो सोना है अभी भी हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में अभी भी पड़ा हुआ है। तो इस सोने को भी हमें लेके आना चाहिए। तो जानते हैं कि ये सोना यूके में क्यों पड़ा हुआ था। तो जो गवर्नमेंट बोलती थी कि पहले कि वहाँ पे लंदन मेटल एक्सचेंज है, वहाँ पे LME, तो वहाँ पे जो डे टू डे ट्रांजेक्शन करना था वो इजी था। कुछ जो करेंसी के ट्रांजेक्शन होते थे उसमें जो कोलेट्रल रखना पड़ता था तो उसके लिए भी वो गोल्ड इजी पड़ता था। बट इन सब चीज़ों के कारण भी ना इतना गोल्ड रखना वहाँ पे ठीक नहीं था। इवन आपको याद होगा कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे फ्रांस ने भी अपना सोना न्यूयॉर्क में जमा करा दिया था। उन्हें लगा था कि भाई यहाँ पे कब्जा हिटलर कर लिया तो सोना भी कब्जा कर लेगा। तो उन्होंने सेफ्टी के लिए अपना सोना जो है वो न्यूयॉर्क भिजवा दिया था। लेकिन उन्होंने भी 1960 में जब चीज़ें स्टेबलाइज हो गई तो अपना सोना वापस बुला लिया, न्यूयॉर्क से वापस वो सोना फ्रांस में आ गया, अब फ्रांस की बैंकों में है। तो अब इसके रीज़न जानते हैं कि भाई ये सोना हमको बाहर क्यों नहीं रखना चाहिए, और देश जो विदेशी देश हैं वो इस सोने का कुछ कर सकते हैं क्या। तो जैसा कि आपको पता ही है, जब रसिया ने अपना स्पेशल ऑपरेशन चलाया यूक्रेन में, जिसको कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं बोलते हैं कि रसिया इन्वेडेड द यूक्रेन, तो उस समय क्या हुआ कि उसके बाद से लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो जो हैं वर्ल्ड ऑर्डर को वेपनाइज करने जा रही हैं, इवन कर रही हैं वेपनाइज। तो वेपनाइज कैसे कर रही हैं कि रसिया की उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी, जो बहुत सारे एसेट थे उनको सीज कर दिया जो कि रसिया के थे। अब उसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं तो उसमें जो बेल्जियम ने है करीब 193 बिलियन डॉलर का जो एसेट है रसिया के, उसको सीज कर दिया इस स्टेप के बाद में। फ्रांस ने करीब 71 बिलियन डॉलर का फ्रीज कर दिया, जापान ने करीब 54 बिलियन डॉलर का फ्रीज कर दिया, यूके ने करीब 26 बिलियन डॉलर कर दिया, ऑस्ट्रिया ने करीब 17 बिलियन डॉलर कर दिया, और यूएस ने भी करीब 7 बिलियन डॉलर कर दिया। इसके अलावा उन्होंने स्विफ्ट पेमेंट को रसिया के लिए बैन कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इनसे लगता है कि नहीं, वी कैन नॉट ट्रस्ट द वेस्टर्न कंट्रीज। और अभी एक आयरनी सुनिए, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि 50 बिलियन डॉलर का जो है G7 कंट्रीज से लोन दिया जाएगा यूक्रेन को। और ये जो लोन दिया जाएगा ये होगा जो इंटरेस्ट का, रसिया का ही जो पैसा है उसके इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। तो सोचिए, एक जगह तो रसिया का, मतलब रसिया का पैसा रसिया के अगेंस्ट में ही यूटिलाइज कर रहे हैं ये लोग। तो इस हिसाब से वेपनाइजेशन हो रहा है। तो अब डिस्कस करते हैं कि इंडिया को जो है ये सोना क्यों वापस लेना चाहिए। क्योंकि अभी इंडिया ब्रिक्स का भी एक एक्टिव मेंबर है। तो ब्रिक्स कंट्रीज क्या कर रहे हैं कि वो लोग प्लान कर रहे हैं एक मेटल एक्सचेंज खोलने के लिए इनसाइड द ब्रिक्स कंट्रीज। तो उससे क्या होगा कि जो
बिलियंस हैं, उसका जो ट्रेड है उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है, उसका इवन क्लियरिंग भी करेंगे वो लोग, ऑडिट भी करेंगे, सब कुछ ब्रिक्स के अंदर ही होगा। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंगली जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो करीब करीब 42% ऑफ द ग्लोबल सेंट्रल बैंक रिजर्व है जो वो ब्रिक्स कंट्रीज ही करती हैं कंट्रोल। तो जब इनके पास इतना सारा पैसा है, इतना सारा जो रिजर्व है, तो ये हम वेस्ट के ऊपर, लंदन मेटल एक्सचेंज के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहें, ये हम अपना भी कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, तो ये बहुत ही फास्टर हो जाएगा, लो कॉस्ट हो जाएगा, मोर एफिशिएंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होंगी। और मेन चीज़ है कि हमारे डॉलर के लिए डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे ही ये बात आई कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ईजी हो जाएगा, IMF के कान खड़े हो गए। उन्होंने भैया पूछा कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल हमको भी दो, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कैसे क्या क्या हो रहा है। तो ये जो है एक गेम चेंजर हो सकता है। और ब्रिक्स तो क्लियरली बोल ही रहा है, ब्रिक्स का जो इंटेंशन अभी है काफ़ी हद तक है डी डॉलराइजेशन। तो ये चीज़ें काफ़ी वे में जाने वाली हैं। और इंडिया को मैं तो बोलता हूँ कि एक लिमिटेड 5-10% ही सोना जो है वो बाहर रखना चाहिए अब्रॉड में, बाकी सारा जो सोना है उसको अपने कंट्री ले आएँ। एक अच्छा कंट्री जो कि सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ रिस्पेक्टेड कंट्री है, उसे अपना सोना बाहर देशों में नहीं रखना चाहिए। अब आते हैं हमारी दूसरी बात पे। तो दूसरी बात जो थी वो ये है कि आर्मेनिया ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि Su-30 जो फाइटर प्लेन्स हैं वो हमें इंडिया से चाहिए, ना कि रसिया से। तो ये इतना खास क्यों है, तो ये खास इसके लिए है क्योंकि जो सुखोई की फैसिलिटी है वो जानी जाती है रसिया के लिए। लेकिन अब हम लोग इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनते चले जा रहे हैं। हमारा जो HAL है उसका जो नासिक वाला प्रोडक्शन यूनिट है उसमें Su-30 के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो बनेंगे। रसिया इसके लिए 100% ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए एग्री कर गया है। तो फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश प्रोडक्ट अब ये हमारे इंडिया में ही बनेंगे, हमारे मेक इन इंडिया का पार्ट होंगे। और इसके बायर्स अभी से मिलना चालू हो गए हैं। आर्मेनिया के बारे में जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इनका काफ़ी समय से अजरबैजान से विवाद चल रहा है। अभी शांति है लेकिन अभी भी चीज़ें सही नहीं हुई हैं। अब आते हैं कि आर्मेनिया को हम लोगों ने पहले भी कुछ दिया है। हाँ, पहले भी इनको हमने पिनाका दिया है जो मल्टी बैरल मिसाइल है, काफ़ी सारे उसमें बैरल होते हैं, एक के बाद एक धमाधम मारते हैं। तो वो वाला हमने इनको ऑलरेडी सप्लाई किया है। इसके अलावा इनको हमने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया है। इसके अलावा इनको हम लोग अस्त्र मिसाइल देने का भी बात चल रहा है इनसे। तो ये एक काफ़ी प्रोमिनेंट है। अब ये हुआ कि आर्मेनिया को तो फ़ायदा है क्योंकि वो रसिया को हल्का सा साइड करना चाह रहा है, वो US के फेवर में जाना चाह रहा है। शायद वो इसीलिए इंडिया से आना चाह रहा है क्योंकि उनकी जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है जो कि सुखोई 30 है, तो उसे लगता है कि HAL इज द राइट कैंडिडेट कि उसके थ्रू हो सकता है। लेकिन इंडिया का फ़ायदा क्या है भाई, इंडिया का फ़ायदा भी है जो टर्की काउंटर कर रहा है पाकिस्तान और अजरबैजान को लेके, तो उसमें इंडिया को भी अपनी एक रोल प्ले करने के लिए थ्रू आर्मेनिया मिलेगा। तो ये एक जियो पॉलिटिकल वे से एक इंडिया का स्टैंस हो सकता है। तो एक अच्छा स्टैंस है। प्लस अब हम लोग उन कंट्रीज में शामिल होने जा रहे हैं जो कि इतने सफोस्केटेड डिफेंस इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं। तो वी आर नॉट ए इम्पोर्टर, अब हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं डिफेंस को, और वो भी Su-30 जैसे एयरक्राफ्ट को जो कि काफ़ी एडवांस लेवल का एयरक्राफ्ट है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी चीज़ें डिटेल में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग शेयर मार्केट के बारे में। तो शेयर मार्केट में जैसे कि था, कल मार्केट चढ़ा 120 पॉइंट करीब, आज 120 पॉइंट पूरा गिर गया। तो अभी भी जो रजिस्टेंस निकल के आ रहा है, मेजर रजिस्टेंस आ रहा है मंथली बेसिस पे 24,500 का निकल के आ रहा है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा है हम लोग को एक ट्रेंडिंग मूव टूवर्ड्स अपसाइड नहीं उम्मीद करनी चाहिए। और हाँ, सपोर्ट भी है 24,000 पे। तो जब तक इन दोनों रेंज के बीच में है ऐसे ही चलता रहेगा ऊपर नीचे। आज भी आप देखेंगे तो FIIs ने करीब 4,500 करोड़ का माल बेचा, तो हमारे डोमेस्टिक लोग जो DIIs हैं उन्होंने करीब 4,500 का माल खरीदा। तो करीब करीब ले दे के बाद बराबर की रह गई, लेकिन मार्केट 120 पॉइंट गिर गया। तो अभी भी काफ़ी बैलेंस है, ना ट्रेंडिंग अप मूव जा रहा है ना ट्रेंडिंग डाउन मूव जा रहा है। तो जब तक ये 24,000 को हमारा सपोर्ट कर रहा है मार्केट, तब तक हम लोग एक साइडवेज मूवमेंट में ही रह सकते हैं। बाकी कल का देखते हैं क्या है, कुछ नया चीज़ आती है तो कल जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।